सब्सिक्वेंट डिसीजन हो सकता है कि वैसा ही आए जहां कभी किसी माइनॉरिटी जज ने जो व्यू दिया था, और ऐसे ही यहाँ पे जो जस्टिस मुदालिर ने कहा था वही हुआ इस केस में, आईसी गोलकनाथ वाले केस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्योंकि यहाँ पे जो जस्टिस मुदालिर था ही वाज द ओल्ड मैन आउट, और यहाँ आईसी गोलकनाथ वाले केस में यही कहा कि नहीं, आर्टिकल 13 contemplates constitutional amendment also. Moreover, you go the note, starting note of marginal note of article 368 अगर आप निकाल के देखेंगे ओरिजिनल, यानी मैं बात कर रहा हूं अभी आपकी बुक में मिलेगा उसमें 24th अमेंडमेंट और उसके बाद के जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 था, अगर आप उसको अपने बुक्स में उठा के देखेंगे तो उसमें सिंपल प्रोसीजर लिख रखा था, ये पहला वाला फिर बाद में डाला है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, तो कहीं पे भी उसमें पावर ऑफ द पार्लियामेंट वर्ड नहीं था, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। तो यहां कोर्ट ने चीफ जस्टिस सुब्बाराव ने कहा कि 368 टॉक्स अबाउट ओनली एंड ओनली द प्रोसीजर हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अमेंडेड, बट आर्टिकल 13 contemplates the constitutional amendment also, and the power of to amend the constitution that lies in the article 245 only. When we will talk about the legislative relations, तो 245 में हम देखेंगे, तो ये 245 की पावर है। तो इससे क्या हुआ, it completely destabilized what was going on from 1950 to 67, 17 years तक जो खेल चल रहा था वो completely overturned हो गया। ठीक है, तो यहां कोर्ट ने गोलकनाथ वाले केस में बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर इनवॉल्युबल, इनएलिएनेबल, नॉट अमेंडेबल। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल एंड द पार्लियामेंट हैज नो सच पावर टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? तो डेडलॉक वाज क्रिएटेड, तो डेडलॉक वाज क्रिएटेड, मीनवाइल द पॉलिटिक्स एट द नेशनल लेवल वाज चेंजिंग एंड इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन आई थिंक 1967। The moment the Indira Gandhi became the Prime Minister of the India, और उस समय प्राइम इसको गुड़िया बोलते थे, मोरारजी देसाई और दूसरे बड़े बड़े लीडर्स थे उस समय कांग्रेस के, तो they were not expecting कि she will do like this, ठीक है ना, but the moment she gathered the power under the confidence of her colleagues और ultimately she came out like an iron lady, और उन्होंने जो जो ये चीजें हुई immediately उन्होंने अमेंडमेंट करने स्टार्ट कर दिए, और यहां पर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है जस्ट टू न्यूट्रलाइज आईसी गोलकनाथ केस। आईसी गोलकनाथ वाले केस में जो कहा था एग्जैक्टली उसका अपोजिट कर दिया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जस्ट टू वॉश आउट द डिसीजन ऑफ द गोलकनाथ। तो क्या उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे क्या किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, क्योंकि दो ही आर्टिकल को तंग कर रहे थे, आर्टिकल 13 और 368, तो उन्होंने क्या किया 368 में गोलकनाथ वाले केस में बोला था ना कि पार्लियामेंट के पास ये 368 में पावर नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर है, तो बोला कोई बात नहीं हम इसमें पावर लिख देते हैं। और गोलकनाथ वाले केस में भी उठा था कि कोर्ट ने, सरकार ने कहा था कि बीइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वी कैन अमेंड इवन फंडामेंटल राइट आल्सो। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मींस जो पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बार बनती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का बना देती है, फिर उसके बाद वो डिसबैंड हो जाती है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कभी रिवाइव नहीं होती। ऐसा ही कुछ 370 का जो डिसीजन आया वो भी कभी हम क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये बोलते कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाली पावर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बोलते तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर नहीं है, वो तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी चली गई, अब तो पार्लियामेंट आई है और पार्लियामेंट के पास ऐसी इनहेरेंट कोई पावर नहीं है which can assume themselves as a constituent power, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जन्मदाता है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बच्चे हैं, आपका जुडिशरी, आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यू कैन नॉट, द सन कैन नॉट बिकम द फादर इन लेमन लैंग्वेज। सुनाई बात आपको? तो इन्होंने क्या किया 368 में हेडिंग डाल दिया, इफ यू सी look at your parent, power of the parliament to amend the constitutional procedure thereof, notwithstanding anything in this constitution, the constitution खुद कहता रहे, the parliament may in exercise of its constituent power, ये constituent power बड़े लिख दिया है इन्होंने इसमें, amend by way of addition, variation, repeal any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down in this article।
तो ये डाल दिया कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी है, और उसके साथ में अगर आप देखेंगे क्लॉज 3 भी डाल दिया। ओरिजिनली आप देखोगे तो 2 ही क्लॉज थे इसमें पहले, ये सेकंड वाला ही था, बल्कि पहले वाला भी बाद इसी में ऐड किया और बाद वाला फिर ये सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट्स हुए इसमें इंसर्ट हुए। नथिंग इन द आर्टिकल 13 shall apply to the amendment made under this article, यानी 368 के तहत जो भी हम अमेंड करेंगे आर्टिकल 13 उसके ऊपर लागू नहीं होगा, यानी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो अब आर्टिकल 13 निकाल के देखिए आप, तो इंदिरा गांधी जी तक अच्छा काम करने वाली थी जो भी उनके एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर। अब आप आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 देखिए, ये 24th की कहानी चल रही है सारी। Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368, यानी इंश्योर कर दिया इंदिरा गांधी जी ने कि भाई 368 में भी हमने डाल दिया कि इसके ऊपर 13 लागू नहीं होगा, और आर्टिकल 13 में लिख दिया कि जो 368 के तहत जो अमेंडमेंट होगा उसके ऊपर ये आर्टिकल लागू नहीं होगा। अब तुम कहां जाओगे, कोई डाउट ही नहीं रहा। चलिए, इन दिस वे इट वाज इंश्योर्ड कि जो आईसी गोलकनाथ वाला केस है वो कंप्लीटली न्यूलिफाई कर दिया और वही पोजीशन रिस्टोर कर दी जो इससे पहले की थी। चलिए, अब 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके भी आते हैं इंदिरा गांधी। तो इतना इंदिरा गांधी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को वाउंड किया वो शायद किसी भी नेता ने नहीं किया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टर्निंग टू द टोटलिटेरियन साइड। अब 25th में जो आर्टिकल 31C, क्योंकि 31A एंड B तो जुड़ चुका है पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, अब 31C भी डाल दिया। 31C जो अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इसके वेयर एक्ट में जाके देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि सारी कहानी चल रही थी, एक साइड तो था डीपीएसपी, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी, एक्चुअली दीज आर द एंड जो अचीव करना है इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। फंडामेंटल राइट्स आर द मींस, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने देखो फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफिएबल किया कि कोर्ट में चैलेंजेबल है, डीपीएसपी चैलेंजेबल नहीं है। सरकार के पास पर्स में पैसा होगा उस हिसाब से एक्सटेंड होते चले जाएंगे डीपीएसपी, राइट। तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, टू ब्रिंग द सोशलिज्म, सोशल वेलफेयर, कि भैया हम जो डीपीएसपी को है, द डीपीएसपी शुड बी मेड सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द जुडिशरी एंड द कॉमन मैन, और पार्टिकुलरली जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सारा जो इशू घूम के आपने देखा होगा ये ज्यादा जो हुआ है ये प्रॉपर्टी पे हुआ है, ये सारा जो मसला चल रहा है। बाकी दूसरे इश्यूज भी क्रॉप अप होने शुरू हो गए थे, चंपाकम दोराराजन हमने कोई पिछली क्लास में किया था, जैसे रिजर्वेशन वाला इशू, फिर बाद में वो भी आते हैं, बट अल्टीमेटली जो सारा का सारा जो ये बैटल चली हुई है लेजिस्लेचर और जुडिशरी की, ये मोर और लेस आपकी प्रॉपर्टी राइट्स पे चला हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स पे चला हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने 31C में क्या किया, सेविंग द लॉ गिविंग इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मोर विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आर्टिकल 13, क्योंकि आर्टिकल 13 ने तो दिक्कत करता है हर जगह, तो आर्टिकल 13 को पहले लिख दिया कि आर्टिकल 13 कुछ भी कहता है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो फिर कभी कभार हमें ऐसा लगता है यार ये फिर लॉ क्यों कर रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी करना हो तो लिख दो नॉट अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल 13 दिस इज वुड बी डेटेड दिस लाइक दिस। No law giving effect to the policy of the state towards securing, पहले इसमें आर्टिकल 39 B and C था, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ मैनर नॉट टू द डेट्रीमेंटल ग्रोथ ऑफ द कॉमन मैन। ये बाद में इन्होंने 35 में क्या है, फिर 42nd अमेंडमेंट फिर इंदिरा गांधी लेके आई। पहले 39 B और C था 1971 की कहानी, लेकिन आपके जैसे ही ये इन्होंने ये 42nd अमेंडमेंट लेके आए तो सारी डीपीएसपी डाल दिए कि डीपीएसपी के रास्ते में जो भी फंडामेंटल राइट आएगा वो खत्म, द डीपीएसपी विल प्रिवेल ओवर द फंडामेंटल राइट्स। तो ये पहली बार टर्निंग पॉइंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कि जहां डीपीएसपीज हैव बीन गिवन प्राइमेसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स। नहीं तो अभी तक डीपीएसपी को कुछ खास नहीं समझा जाता था, नॉट जस्टिफिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन यहां पर इसमें सारे डाल दिए shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away a breach of the rights conferred by the article 14, article 19 और साथ में article 31 भी था जो अब हटा दिया है 44th राइट टू प्रॉपर्टी आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले वो भी था इसमें। एंड कमाल की बात है जो पीछे वाला पोर्शन है ये ध्यान से देखना क्योंकि इसका डाउन किया जाता है बाद में,
No law containing declaration that it is for giving effect to such policies shall be called in question in any court on the ground it does not give effect to that such policy. कोर्ट में कोई नहीं जाएगा कि भाई ये उसको उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं लग रहा है, ये कोई ग्राउंड नहीं होगा. Provided there where such law is made by the legislature of state, the provision of this article shall not apply thereto unless such law having been reserved for the president के सेंट लेनी पड़ेगी इसके लिए. मतलब ये कहा है. अगर आपको डीपीएसपीस कोई स्टेट लॉ बनाता है, किसी डीपीएसपीस को फंडामेंटल राइट्स ऊपर रखना है, तो उस स्टेट को फिर वो बिल भेजना पड़ेगा प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए. तो वो लास्ट वाला वो है. तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आके आर्टिकल 31C भी डाल दिया. तो जबरदस्त तरीके से भूचाल आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स. अब आपका 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, मद्रास इंडिया वाला केस आया प्रीवी पर्स. वो ये केसेस हम अलग करेंगे बाद में. प्रीवी पर्स ये होता था कि जैसे जो रूलर्स थे पहले, उनको अपनी यूनिट में मिलाया तो उनको हम पेंशन देंगे, एक लमसम उनको एनुअल ग्रांट मिलेगी कि उसका एक फार्मूला बनाया गया कि उनका रेवेन्यूज कितना था, उसका सर्टेन परसेंट उनको एन्युटी के तौर पे मिलेगा ताकि वो अपनी राजशाही जिंदगी जी सकें जो राजपाट उन्होंने सेक्रीफाइस किया है. तो इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन. बाद में ये भी कहा गया कि जब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि नारा दिया गरीबी हटाओ देश बचाओ, तो उन्होंने क्या किया कि जो राजे रजवाड़े थे मद्रास इंडिया के साथ उनकी बनी नहीं. और इंदिरा गांधी बहुत मतलब रिप्रेसिव माइंडसेट से चलती थी. तो उन्होंने सोच लिया कि मैं इनके सारे जो राजे रजवाड़े हैं, इनके जो ठाट-बाट हैं, ये प्रीवी पर्स वगैरह सब खत्म कर दूंगी. हालांकि कोर्ट में वो जीते, लेकिन वो फिर अमेंडमेंट लेके आ गए. तो इसका मतलब पहले तो कोर्ट में ट्राई फाइट करते हैं, कोर्ट में हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यू ब्रिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट and do whatever you want. इसमें तो सारा फ्रॉड है. हम कई वकीलों की फीस देनी पड़ती है, टाइम वेस्टेज होता है. तो जो गवर्नमेंट ने करना है तो कर ही रही है, बट अल्टीमेटली एफर्ट्स तो किए जाता है कोर्ट में टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो यहाँ पर इस केस में जब ये प्रीवी पर्स लेके आ गए और उनको हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए. और 29th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वही है केरला लैंड रिफॉर्म्स देखो, और उसका 1963 का था, 69 में अमेंडमेंट 71 का वो उठा के 9th शेड्यूल में डाल दिया ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके. तो सरकार बैक टू बैक ये काम कर रही थी. और अल्टीमेटली जो केशवानंद भारती वाला जो मैटर आया, तो केशवानंद भारती वाला मैटर आया. अब ये केशवानंद भारती जो ये आदिपुर मठ है केरला में, वो जब न्यूज आने लगी केरला ने बिल पास कर दिया कि भैया ये लैंड ली जाएगी, वो संत आदमी थे. तो जब वो केस चला, स्टेट्स को नोटिस दिया गया, उसमें कोई बिजनेस हाउसेज इंटरेस्टेड थे, वकीलों की फीस बिजनेस हाउसेज दे रहे थे. तो वो बोलते थे, बोले यार मैं बाबा आदमी हूँ, ये अखबारों में मेरा नाम क्यों डेली आ रहा है. जब ये क्योंकि 68 डेज तक ये चला आपका, इसकी जो आपकी प्रोसीडिंग चली सुप्रीम कोर्ट में, तो 68 डेज समझ सकते हो ना. अब नाउ you have missed all those points. Now we are at the Keshwanan Bharti case. All these 3-4 amendments were challenged in the Keshwanan Bharti case. Now see the matter. Golaknath was decided by the 6:5 11 judges. So now obviously it was decided by the full bench. There were the only 13 judges at that time in the Supreme Court. 13 के 13 जजेस कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस सीजीआई की कोर्ट में बैठे और वहां पे कोर्ट लगती थी. ठीक है. और हफ्ते में 3 दिन इसकी बहस चलती थी इस पे. आई थिंक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. और इस तरीके से 68 डेज तक. कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि इसमें जस्टिस बेग बीमार हो गए कई बार, मैं देखकर पढ़ रहा था उसमें, और वो कुछ क्लेम कर रहे हैं 66 डेज चला, लेकिन अल्टीमेटली हियरिंग पे 68 डेज आया. वो अलग बात है कि कभी हियरिंग नहीं हुई ड्यू टू द इलनेस ऑफ द जज पर्टिकुलर जज. ठीक है. तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो, यू मेक ए लिस्ट कि आर्टिकल 370 में जो बहस हुई वो कितने दिन चली. तो एक ऐसी समराइज्ड लिस्ट बनाओ ताकि आपको पता लगे जो ऐसे ऐसे केसेस हैं. एक आइडिया इज फेयर आइडिया उसके लिए, ताकि आप अपने इन चीजों को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सके. अच्छा लगे जो शायद ही कहीं लिखा ना मिले और आप उसको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकें. तो यहाँ पर केशवानंद भारती में 706 में बता रहा था. तो केशवानंद भारती जी को चिंता होगी कि अखबारों में डेली आ रहा है, केरला गए थे तो वहां तो और ज्यादा आ रहा है. और जब केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो पूरा हाईलाइट सब मीडिया कवरेज करता है, और द हिंदू तो वहां बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है.
तो बोलते थे अपने डिसिपाइल से, अपने नए से कि मेरा नाम क्यों आ रहा है ये बार बार, मैंने तो केस भी फाइल नहीं किया है, केशव भारती, ठीक है। तो यहां अब बात आती है, एक मिस्टर पोपट थे एडवोकेट, इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये बोलते हैं कि जी आपने ना नाना पालकीवाला, मैं बार बार नाना पालकीवाला का इसलिए जिक्र करता हूँ कि उन्होंने पहले जो प्रैक्टिस शुरू की थी अपनी 30 एट द एज ऑफ 31, इज अ जीनियस। और ये बुक मैंने मंगवाई, तो मैंने काफी कुछ इसमें से सब तो नहीं, पर कोर्ट रूम जीनियस, कभी टाइम लगता है तो इस बुक को जरूर पढ़ना। तो इसमें नाना पालकीवाला का कॉन्ट्रीब्यूशन बता रखा है दत्ता साहब ने। तो वो ये कहते हैं, पोपट साहब ये कहते हैं कि बोला कि सारा हंगामा मच जाएगा, ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है केशव भारती, गोलकनाथ वाले केस में तो आप एक ही दिन अपीयर हो पाए थे, लेकिन इसमें आप सफिशिएंट टाइम दें। और 32 डेज तक नाना पालके वाले इस केस में अपीयर हुए, 32 डेज, और 22 दिन के करीब तकरीबन इसमें आपके एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो अपीयर हुए थे, और बाकी जो दूसरे कुछ टाइम बाकी वकीलों को भी मिलता है। तो इस तरीके से तो ये कहते हैं कि आपने अपना बेस्ट देना है। और जब तक नाना पालकीवाला सेटल हो चुके थे, नाना पालकीवाला के मोस्टली 80% के करीब सक्सेस रेट चल रहा था। मैं कभी किसी से बताऊंगा, ये कभी लेक्चरर भी रहे थे, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, नाना पालकीवाला का बॉम्बे लॉ कॉलेज में, और वहां कोई लेडी जो थी ये कॉन्ट्रैक्चुअल पे थे, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो मतलब शायद उनका सिलेक्शन हो गया था, लेडी का सिलेक्शन हो गया था, तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मैं मतलब प्रैक्टिस में इतना एक्टिवली जाऊंगा। तो उसमें अच्छी बात थी कि जो लॉयर्स थे ना वो साथ में टीचिंग भी करते थे अपनी नॉलेज इनहेंस करने के लिए। आज वो कॉन्सेप्ट चला गया है। तो जब उस लेडी का जब रेगुलर सिलेक्शन होता है तो उस लेडी का सिलेक्शन हो जाता है जो थी, और जो ऑलरेडी पढ़ा रहा था नाना पालकीवाला के जी, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अल्टीमेटली वो गॉट डिसहर्टेंड, और फिर उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और फिर ये आके 31 में ये वैसे तो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और ये टैक्सेशन के एक्सपर्ट थे, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी आना जाना शुरू कर दिया, और सफलता बहुत जल्दी हाथ लगी, अल्टीमेटली मोटिवेशन मिला। और फिर कुछ टाइम के बाद जब बहुत वेल सेटल नाना पालकीवाला का नाम था, तो वही एक लेडी आती है इनके चैम्बर में, वो बोलती है कि जी मेरे को ऐसे ऐसे सर्विस से हटा दिया गया है, और आप मेरा केस फाइट कर लीजिए, मैं आपकी फीस भी शायद ना दे पाऊँ, आप बहुत बड़े वकील हैं। तो लेकिन नाना पालकीवाला वाज सो शार्प, he identified that lady, she is the same lady which was selected and he was rejected, but see the courtesy, he had offered a cup of tea, बोला कि आपका केस में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो वो लेडी वाज सरप्राइज्ड, तो उन्होंने बताया कि मैं जो आज नाना पालकीवाला बनाऊं वो आपकी वजह से ही बनाऊं, अगर मैं सिर्फ लेक्चर ही लग जाता तो मैं आज प्रिंसिपल ही होता। See, this is the story, interesting story about the Nana Palkiwala. Okay, come back to the case. Keshwaran Bharti, he was staying in the Oberoi Hotel in Delhi. Oberoi Hotel है दिल्ली में, ताज और ओबरॉय साथ साथ में है दिल्ली में, कभी आप जाके देखोगे। तो बिजनेस हाउसेस स्पॉन्सर करते थे, नाना पालकीवाला की फीस बहुत ज्यादा थी, बिजनेस हाउसेस टाटा ग्रुप वगैरह इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर जब नाना पालकीवाला, एक केस का इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ आपको। जब एक केस चला हुआ था तो जैसे एक पॉइंट सर्व किया तो पॉपेट्स को पहले ही पर्ची दे देते थे कि अगले 30 मिनट के बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा, तो कीप रेडी द रिलेवेंट पोर्शन, बेयर एक्ट, फॉरेन जजमेंट कॉपी, जो एक्सट्रैक्ट हो रेडी रखना, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या हुआ कि पॉपेट ने देखा कि वो जो पार्टिकुलर नोट्स थे, क्योंकि नाना पालकीवाला सुबह पढ़ते थे और वो तैयार रखते थे रेडी रेफरेंस टैग लगा के। पोपट साहब क्या हुआ कि वो भूल गए रूम पे। अब बीइंग नाना पालकीवाला लेडी लॉयर्स सीनियर लॉयर्स के साथ तो जूनियर लॉयर्स बहुत होते हैं ना, वो उठाने के लिए सब कुछ, तो वो सब भूल गए। तो पोपट वाज कंप्लीटली शॉक्ड, बहस चली हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में जजेस इतना टाइम नहीं देते। तो अल्टीमेटली पोपट साहब क्या हुआ, ही रश्ड आउट ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जो उनके गाड़ी का ड्राइवर था वो भाई साहब कहीं है नहीं, मोबाइल फोन होते नहीं थे, तो टाइम खराब हो रहा था। तो उन्होंने एक टैक्सी देखी, उससे चाबी लगी हुई थी और चाबी अंदर दी। उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली जंप इनटू द कार और गाड़ी स्टार्ट करके, यानी चोरी करके यू कैन से, बट विद द इंटेंशन कि मैं इसको वापस ला कर। तो सी द सिनेरियो, इस तरीके से पोपट साहब फटाफट अपने ओबरॉयज में गए
और वो सारे नोट्स फटाफट लेके मिल गए उनको, और वो फटाफट वही गाड़ी खड़ी करके, और लकीली उस गाड़ी का ड्राइवर कभी नहीं आया था, और वो गाड़ी खड़ी करके इमीडिएटली ही रश टू द कोर्ट रूम नंबर 1, और वहां पे उन्होंने उनको वो दे दी, और जस्ट विद इन 1 और 2 मिनट्स वो आपके पोपट साहब ने उनके सामने रख दी, एंड द जो नाना system of like UK. That's why we have the president, elected president. Though it may be indirect elected president, but there is an elected president. So we do not have the monarchy system. So these are the principles. The moment the Nana Palkewala put forward some few the plea, like, my lord, let's have, we abruptly the government bring the amendment and remove the post of the president, or may incorporate the monarchy system of like UK tomorrow. You never know. Now come to the simply bring in the amendment and go away with the Article 32. Nobody can approach the Supreme Court. You just tinker with the Article 226. The limited approach to the High Court, the entire this beauty of the Constitution will become a dustbin. So the Parliament may go selectively tinkering with the important articles and just nullify and kill the entire spirit of this Constitution. What happened with the Weimar Constitution in German? The Constitution was crushed with the legs by the Hitler. What happened with the Weimar Constitution? Because the Hitler became the totalitarian. And now same is the situation going during the era of the Indira Gandhi. The same thing could be repeated in India also. So we can save the Constitution, we can save the future generation. This is the only generation which will go for the amendment and leave no scope for the future generation go for the another amendment. They will completely replace this constitution with some different constitution. So it was a threatening, alarming. Even the one just said, I will not go with your philosophy. You should have trust on your legislature, on your representative. They will not go against up to this extent. But see, the probity, the political life has down day by day. आप देख रहे हो, मोमेंट आज भी कोई इलेक्शन आता है उससे पहले कुछ अब्रप्टली ऐसा कोई अमेंडमेंट आ जाता है, और इंदिरा गांधी गॉट 350 सीट्स, लाइक बीजेपी नाउ गॉट द 303 along. The government may be good, but you never know. The one man may trample the entire game tomorrow. Because what was held in 1973 that is still followed till now. So Supreme Court seeing this perspective also. So what is decided today, it is going to be applied tomorrow also. और 13 जजेस की बेंच आज तक दोबारा नहीं बनी है, तो दिस इज नोन एज द फंडामेंटल राइट केस आल्सो. तो दिस इज एप्लीकेबल. So the Keshwanan Bharti case, the day is 24th April is the most important. क्योंकि देखिए जब भी इसमें आपको बताऊं, चीफ जस्टिस उस समय रिटायरमेंट थे 25 अप्रैल को, और आज भी देखते हो जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होता है, या तो एक दिन पहले या रिटायरमेंट वाले दिन बहुत सारे जजमेंट एकदम डिलीवर हो जाते हैं. वो पहले बहस खत्म हो चुकी होती है, उनको रिजर्व रखा जाता है डिसीजन को, और जस्ट एक ग्रेशियस एग्जिट होते हुए लास्ट वाले दिन फैसले जस्ट प्रोनाउंसमेंट होती रहती है. 2 दिन फैसले, तो ऐसा भी देखा गया है कि एक दिन लास्ट वाले दिन एक्सीजे ने 3-4 जजमेंट सुनाए. तो ऐसे सेम वे यहाँ पर हुआ. तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, ऐसा भी है, जस्टिस रे वाज इन माइनॉरिटी 6 वाले में, और इंदिरा गांधी ये पहले ही हो गया था कि चौथे नंबर वाले जज को सीजे बनाएंगे, क्योंकि वो सरकार के फेयर का फैसला था. और जैसे ये फैसला आया, जस्टिस रे को बनाया,
जैसे सेलेक्ट हेगड़े ग्रोवर, तीनों ने जो टॉप के जज थे इनसे ऊपर सीनियरिटी में, उन्होंने रिजाइन दे दिया। जस्टिस रे को ये कहते हैं कि बाद में कभी वो इज्जत नहीं दी जो एक सीजेआई को मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू ने भी अटेम्प्ट किए थे कॉम्पिटेटिव जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने थ्रेटनिंग दे दी थी कि वी विल रिजाइन कलेक्टिवली। तो अगर ये उस समय रिजाइन देते और नहीं बनते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो इनका स्टेटस ज्यादा होता। जैसे जस्टिस खन्ना इसमें माइनॉरिटीज में गए। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये कहते हैं ना 7:6, एक्चुअली मैं कहता हूँ कि ये 6.664 फैसला था 1:6, यानी एक फैसला तो इन्होंने भी माइनॉरिटी के दिया, लेकिन बाद में जो बाद वाला इनका फैसला था वो इनके फेवर में जा रहा था मेजोरिटी के। तो इतना एक हेयर लाइन जो जजमेंट डिसीजन आया था इस केस में, तो आप समझ सकते थे कुछ भी इस साइड से उस साइड हो सकता था। और अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी नहीं आती तो इंटायरली लैंडस्केप कुछ और होता आज के दिन। तो यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रिवी पर्स वाले केस में बोल दिया। अब मेरे को कई बार ये भी लगता है कि जजेस क्या करते हैं, बोला कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेंगे, पता नहीं उसी में इसको भी डिसाइड कर देते हैं। 13 जजेस की बेंच बैठी है ऑलरेडी, तो अच्छा ही फैसला आता है। अब यूएस में क्या होता है कि फुल बेंच के पास केस जाता है, अपने यहाँ पे क्या है, पहले 2 के पास जाएगा, फिर 3 के पास जाएगा, फिर देखा जाएगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन होगा तो 5 के पास जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे लार्जर बेंच बनती चली जाती है। तो इट इज सीयर वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। विद रिगार्ड टू द रूल्स एंड टू द ऑनरेबल कोर्ट हम उस पे नहीं जाते, लेकिन जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस ये ठीक है। तो यहाँ पर भैया आपका केशव भारती वाले केस में जो है ये हेल्ड कर दिया, और इस तरीके से जस्टिस खन्ना की वजह से ये सर्वाइव हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हुआ उस साइड से जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वॉल थी, प्रोफेसर कार्नाड थे जर्मन के, तो उनका भी इसमें लिटरेचर किया गया, रिव्यू किया गया, उनका भी जिक्र आता है। अब मीनवाइल बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, यार खाली आने दो, मैं इसको साइलेंट मोड पर रखता हूं। स्ट्रक्चर थ्योरी, अब बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? अगर आप इसमें देखोगे तो किसी जज ने 12 हेल्ड कर दिए, किसी ने 6 हेल्ड कर दिए, मतलब रिपीट भी हो रहे हैं, लाइक सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर रिवॉल्व किए। अब एग्जीक्यूटिव इस चीज को ये चैलेंज कर रही है, ये कह रही है कि भाई ये कुछ नहीं है, दिस इज द स्वॉर्ड व्हिच हैज बीन केप्ट बाय द जुडिशरी, कि कभी भी कट करना है तो बोलो कि नहीं, इट इज अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, रूल ऑफ लॉ। तो इसका पहला केस कहां आया? इंदिरा गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या हुआ कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन हार गई अपना, और वहां पर उन्होंने फिर क्या ऐसी ब्रॉट एन अमेंडमेंट, बोलते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर वगैरह का चैलेंज नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो फिर वही बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आई, जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक स्ट्रक्चर, और सुप्रीम कोर्ट ने वही जो केशव भारती में हैंड किया था वही अप्लाई किया, और इंदिरा गांधी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो यानी आप मोर और लेस देख रहे हैं लेजिस्लेचर और आपका जुडिशरी के बीच में कंफ्लिक्शन चला हुआ है, और फिर अल्टीमेटली आपने ये भी देखा कि किस तरीके से सीनियरिटी को ब्रेक किया गया सीजेआई बनाते हुए। फिर इंदिरा गांधी बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रांसफर भी करने लगी थी जजेस की। फिर हमने देखा कि 1982 में जज ट्रांसफर केस 1, फिर उनको एडवाइस किया गया कि आप ज्यादा ट्रांसफर, मास ट्रांसफर मत कीजिए हाईकोर्ट के जजेस की। फिर इंदिरा गांधी रुकी, और अल्टीमेटली 84 में उनका असैसिनेशन हो गया। अगर वो जिंदा रहती और प्राइम मिनिस्टर और रहती तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन पे 3 और चलते, और जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इसका जिक्र बार बार आता होगा ज्यादा। लेकिन फिर भी मैंने एक दिन सोचा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है इसके ऊपर कितने डिसीजन आए होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है 10-12 से ज्यादा नहीं आए हैं, और जुडिशरी ने देखा है ना, जनरली जहां इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आई है वहां जाके स्ट्रक डाउन किया है। तो जुडिशरी भी बहुत रिस्ट्रेंट रहती है, ऐसा नहीं कि किसी भी केस में उठा के आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व करके और उसको स्ट्रक डाउन करती है। लेकिन जैसे एनजेसी था, एनजेसी अपॉइंट करेगी जजेस को, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट एडमेंट हो जाता है, और फिर बोलता है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे बात करते हैं। तो इसका मतलब दोनों का आपस में मिसट्रस्ट है, उस लेवल का ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री अब बताती है ऐसा। और फिर मिनर्वा मिल केस आता है, अगर आप 368 का क्लोज 4 और 5 देखें एक बार,
364 का 368 का अगर क्लोज 415 देखते हैं तो उसमें जहां ये जुडिशियल रिव्यू टेकन अवे की बात कर रहा है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसको भी मिनरल में इन केस में स्टेप डाउन कर दिया। ठीक है, बाकी हम इन केसेस को सेपरेटली भी देखेंगे जब टाइम मिलेगा। तो विद दिस लेक्चर बात ये है कि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिड ठहरा दिए एक्सेप्ट 31C का सेकंड लेटर वाला पार्ट। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व कर दी कोर्ट ने केशव भारती ऑनवर्ड्स। और अब उसके बाद जितने भी डिसीजन आए हैं, जैसे IR कोलू का केस है, उसमें स्पीकर के पास पावर है डिस्क्वालिफिकेशन की एंटी डिफेक्शन लॉ में, लेकिन IR कोलू वाले केस में बोल दिया कि स्पीकर एक्ट्स एज एन ट्रिब्यूनल और जुडिशियल रिव्यू आपने ले लिया। जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, और आपकी जो भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं वो चैलेंज होती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर हैज कम टू द रेस्क्यू टू द सम पॉइंट, नो डाउट।